Earlier we looked at why we need constitution, and we particularly explored this question, and why we need constitution, what does constitution do, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ने साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में देखा था। अब अगला है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, और इसमें जो है हम बहुत और भी चीज़ें जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि संविधान का निर्माण होता कैसे है, और भी इस तरह के बहुत सारे कह सकते हो कि क्वेश्चंस हैं जिनका कि आंसर हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे साउथ अफ्रीका का संविधान जैसे अपार्थाइड रिजीम के ठीक अपार्थाइड पीरियड खत्म होने के बाद हुआ, और वो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन था बिकॉज ऑफ ऑल द एनिमोसिटी बिटवीन द ब्लैक एंड द वाइट, राइट, कलर्ड रेसेस और वाइट्स के बीच में जो वैमनस्यता थी, उस सब के बैकग्राउंड में जो है वहाँ पर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे। उसी तरह से इंडिया का भी सिनेरियो था एक्चुअली। ओके, भारत में संविधान का निर्माण जो था वो बहुत सारे मायने में चैलेंजिंग था। पहली बात यह है कि इतने बड़े और विविधतापूर्ण भारत के लिए देश के लिए जो है एक संविधान बनाना जो है वो आसान काम नहीं था। उस समय में जो है इंडिया जो है वो बेसिकली कह सकते हो कि एक गुलाम से जो है आज़ादी की रास्ते पर आने ही वाला था, राइट, फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन। ओके, प्रजा से जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रजा से जो है हम लोग भारत के नागरिक बनने की तरफ जो है बढ़ ही रहे थे। और इसके अलावा जो है कंट्री जो है वो पार्टीशन के थ्रू पैदा हुआ था। धार्मिक आधार पर जो पार्टीशन इंडिया का हुआ था वो भी हम लोगों ने झेला था, राइट। और इस वजह से जो है जिसमें कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश के लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सदमा झेलना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा त्रासदी झेलनी पड़ी थी। तो इन सब को बैकग्राउंड में जो है इस संविधान का निर्माण हो रहा था। यू कैन जस्ट इमेजिन 10 लाख से ऊपर लोग जो थे वो दोनों तरफ मारे गए थे पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में। ओके, और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि डिसाइड कर दिया कि चलो ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। जैसे कि हम लोग के यहाँ होता है ना कि व्हेन टू ब्रदर्स डिवाइड देयर फैमिली प्रॉपर्टी, जब दो भाई अपने पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करते हैं, चलो ठीक है ये डिफाइंड है और तुम्हारा आधा तुम्हारा आधा। यहाँ पर ऐसा कोई डिवीज़न नहीं हुआ था। उस समय में इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थे। और अंग्रेज जो है ये कह के वहाँ से चले गए कि भैया अब आपकी मर्जी है, आप किधर जाना चाहते हैं। आप इंडिया में जाना चाहें तो इंडिया जा सकते हैं, आप पाकिस्तान जाना चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, और चाहें तो आप आज़ाद रह सकते हैं। अब ऐसे में जो है इन प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करना, मर्ज करवाना, राइट, ये जो है बहुत ही एक अनिश्चित वाला काम था। और उसी समय में जो है संविधान लिखा जा रहा था। तब समझ सकते हैं कि कंट्री का फ्यूचर वहाँ पर कैसा दिख रहा होगा। एक्चुअली काफ़ी जो है इनसिक्योर फ्यूचर दिख रहा था वहाँ पर। ओके, जैसे जितना आज हम लोग जिस तरीके से एक इंडिया को इमेजिन करते हैं, इंडिया के बारे में सोचते हैं, उस समय में जो है ये लग्जरी अवेलेबल नहीं रही होगी। इसके अलावा जो है जो संविधान निर्माता थे उनको जो है लगातार इस बात की चिंता थी कि उस समय जो उनका देश का प्रेजेंट था उस समय में और जो फ्यूचर होने वाला था, दोनों के बारे में उनको जो है लगातार जो है चिंता बनी रहती थी। एनीवेज, अब ये सारी जो समस्याएं थी वो समस्याएं थी, लेकिन फिर भी जो है काम तो करना ही है, संविधान का निर्माण तो करना ही है। और जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके पास एक बड़ा एडवांटेज था ये कि साउथ अफ्रीका के अलग यहाँ पर उनको जो है एक कॉन्सेंसस, एक जो है सहमति बनाने की जरूरत नहीं थी कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा होना चाहिए। मच ऑफ दिस कॉन्सेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता के आंदोलन की, स्वतंत्रता की लड़ाई के दरमियान ही जो है काफ़ी कुछ सहमति जो है वो एक बन चुकी थी हम लोगों के बीच में। ओके, हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, जो हमारा जो है हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, वो सिर्फ जो है विदेशी शासन के खिलाफ नहीं था। हमारा जो नेशनल स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट था, ये जो है हमारी कंट्री को भी रिजुविनेट करने का, हमारी कंट्री को भी जो है पुनर्जीवित करने का स्ट्रगल था। हमारे समाज और हमारे राजनीति को जो है ट्रांसफॉर्म करने का स्ट्रगल था। रिमेंबर लाइक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम, इंडिया ऑल्सो विटनेस्ड मैनी रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विद इन द रिलीजन्स, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, ऑल दीज डिफरेंट फोरम्स। इस तरीके से जो है इंडिया का नेशनल स्ट्रगल, जो नेशनल मूवमेंट जो रहा था, वो सिर्फ जो है एक पॉलिटिकल रिजीम में चेंज करने के लिए नहीं बना था, के लिए नहीं था। इंडिया का नेशनल मूवमेंट जो है वो इंडियन सोसाइटी को भी चेंज करने के लिए था। तो वो सारी चीजें जो बैकग्राउंड में ऑलरेडी चल रही थी। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle after the path India should take after independence. अब जब मान लो कि आज़ादी की लड़ाई के बाद किस तरीके का रास्ता इंडिया को चुनना चाहिए, उस पर लेकिन जो है बहुत जो है शार्प डिफरेंसेस थे।
बहुत सारे जो थे वो डिसएग्रीमेंट्स थे। ओके ये एग्रीमेंट, ये डिसएग्रीमेंट या डिफरेंसेस जो हैं वो अभी भी हैं। अभी भी हमारे यहाँ देखिए राजनीतिक गलियारे में बहुत सारी बहस चलती रहती है, राइट, बहुत सारा जो है झगड़ा चलता रहता है, तो ये सब है, लेकिन फिर भी एक कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो सबके द्वारा एक्सेप्टेड थे। मतलब कि बहुत सारे मुद्दों पर जो है झगड़ा हो सकता है कि हाँ स्टेट का पावर क्या होना चाहिए, सेंटर का पावर क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, राइट, लेकिन बहुत जो जनरल सिद्धांत थे उनके बारे में जो है एग्रीमेंट बना हुआ था। इनफैक्ट 1928 में ही जो है मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस लीडर्स जो थे उन्होंने संविधान एक ड्राफ्ट किया था। 1931 में जो है कराची सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसमें भी जो है इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विचार किया गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए, और बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन। और दोनों जो डॉक्यूमेंट तैयार हुए थे 1928 में, 1931 में, दोनों में जो है कुछ चीज़ें जो थी वो कॉमन थी। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि भाई सभी वयस्क को जो है मत डालने का अधिकार होना चाहिए। ओके, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, आज़ादी और बराबरी का अधिकार, टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और साथ ही साथ जो है जो क्या कहते हैं माइनॉरिटी जो हैं उनके अल्पसंख्यक जिनको कहते हैं, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का भी जो है प्रावधान इसमें डाला गया था। तो ये सब कॉमन फीचर्स हो गए। ये सबको मताधिकार मिलेगा, मतलब कि राजनीतिक बराबरी, सबको जो है आज़ादी का हक होगा, बराबरी का हक होगा, और साथ ही साथ जो है माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन का भी जो है राइट होगा वहाँ पर। इसके अलावा जो है ब्रिटिश रिजीम के दरमियान में ही जो है हम लोगों को डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस से भी हम लोग फेमिलियर हो चुके थे। फॉर एग्जांपल लाइक हाउ असेंबली फंक्शंस और हाउ द कोर्ट्स फंक्शन, एवरीथिंग, राइट। ब्रिटिश रूलर्स जो थे उन्होंने लिमिटेड वोटिंग राइट्स दिए थे एक्चुअली, जिसके आधार पर जो है उन्होंने काफ़ी कमज़ोर एक लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ओके, इलेक्शंस जो थे वो लड़े गए थे उस समय में, और इलेक्शंस 1937 में जो हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के और मिनिस्ट्रीज़ के पूरे ब्रिटिश इंडिया में। ओके, अब ये फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए थी कि पहली बात इनके पास जो है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था, दूसरी बात कि वोटिंग राइट सबको नहीं दिए गए थे। लेकिन फिर भी जो इंडियंस जो इस लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे थे, जो इंडियन इन इलेक्शंस में चुन के गए थे इन असेंबलीज वगैरह में, उनको जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस मिला वहाँ पर। ओके, और ये काफ़ी जो है बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल साबित हुआ, जबकि हमें खुद से अपने लिए जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना था, डिफरेंट संस्थाओं को जो है स्थापित करना था, चाहे वो पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के अंदर के 2 हाउसेज हो, या फिर मान लो कि स्टेट और सेंटर के डिवीजन की बात हो, उनके राइट्स वगैरह और ड्यूटीज़ के डिवीजन की बात हो। इन सभी चीज़ों को स्थापित करने में ये अनुभव जो है, तजुर्बा जो है काफ़ी काम आया। यही वजह है कि Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। और यही वजह है कि भारतीय संविधान जो है उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स जो हैं वो कॉलोनियल पीरियड के कानून लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया। अब सालों के सोच विचार वगैरह के बाद, गहन मंथन के बाद जो है संविधान का जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ, इसके दूसरे बेनिफिट भी थे। Our leaders gained confidence to learn from other countries। हमारे नेता जो थे उन्होंने जो है दूसरे देश के संविधान से भी जो है सीखने का जो है उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। लेकिन कंडीशन एक ही थी कि भाई देखेंगे सभी के संविधान को, लेकिन उसको जो है हम अपने टर्म्स पर ही जो है अडॉप्ट करेंगे या अडेप्ट करेंगे। ओके, अब बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, राइट। कई सारे जो थे वो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी उससे इंस्पायर्ड थे, या फिर यूएस में जो बिल ऑफ राइट्स हैं उससे इंस्पायर्ड थे। तो मान लो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपको क्या मिलेगा? ओके, दैट विल बी अबाउट लाइक voting rights, universal adult franchise, you can talk about parliamentary democracy का मतलब ये हो गया कि टू डिफरेंट लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस जो होगा वो इलेक्टेड मेंबर्स का होगा, जो अपर हाउस होगा वो फिर
नॉमिनेटेड मेंबर्स का होगा और साथ ही साथ जो है प्रेसिडेंट sort of. So that is like what that is what we learned from British पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसके अलावा जो है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट, जैसे कि यूएस के संविधान में बिल ऑफ राइट्स है। इसके अलावा जो सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशन हुआ रशिया में, दैट यू हैव रेड इन हिस्ट्री, उसने भी बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर किया था और उन्होंने जो है फिर ये सोचा कि अच्छा संविधान हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी ला सके। और लेकिन ये जितने भी हुए ये प्रावधान, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो है ब्रिटेन को कॉपी कर लिया, अमेरिका को कॉपी कर लिया या रशिया को कॉपी कर लिया। ओके, हर एक मुद्दे पर जो है सवाल पूछे गए, उनमें चेंजेस किए गए इस आधार पर कि कौन से चीज़ें इंडिया के लिए सूटेबल होंगे और कौन से नहीं होंगे, और इस आधार पर हमारा संविधान बना था। अब संविधान के निर्माता कौन थे, राइट? वही संविधान के निर्माताओं के लिए जो है एक काफ़ी पैरेलल जो है एक लिस्ट आपके बुक में दी गई है ऑलरेडी। ओके, बहुत सारी फोटोज़ बने हुए हैं जिनमें कि आप उन शख्सियत के बारे में, उन पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और साथ साथ आपको जो है इस बात का भी एहसास होगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे थे उनके बीच में क्या डाइवर्सिटी थी, रिप्रेजेंटेशन लेवल क्या था ऑल इंडिया बेसिस पर। अब हमारे संविधान का जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ था, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक जो है असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जो था वो जुलाई 1946 में हुआ था और इसकी पहली मीटिंग जो थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। अब इसके बाद ही जो है देश का बंटवारा हो गया इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसी आधार पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी बंटवारा हो गया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। चलो भाई, उनके जो है संविधान निर्माताओं का जो टोली था वो उनके साथ, हमारे वालों का जो है हमारे साथ। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया में लिखा गया उसमें 299 मेंबर्स थे। ओके, अब असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, मतलब कि तैयार करके एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से जो है ये लागू हो गया। और इसी वजह से जो है 26 जनवरी को हम लोग जो है झंडा वंडा भी फहराते हैं, राइट? प्रेसिडेंट महोदय जो होते हैं वो झंडा फहराते हैं लाल किले पर से, और बहुत सारा भाई शो वगैरह होता है दैट यू मे एंजॉय ऑन टेलीविजन और लाइव। एनीवेज, अब सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, आज से 70 साल पहले ये संविधान बना लगभग, नहीं? तो अब हम इतनी पुरानी चीज़ों को कौन भी एक्सेप्ट करता है? हाँ, हम तो 10 साल पहले के रूल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, लाइक मेनी ऑफ यू विल हैव वेरी डिफिकल्टी एक्सेप्टिंग द रूल्स रिगार्डिंग लाइक हाउ टू बिहेव, है कि नहीं? या फिर आप में बहुत सारे लोग होंगे जो फ्रुगैलिटी जैसे जो है सिद्धांतों को जो है बिल्कुल वाहियात मानते होंगे। भाई कौन बचत करता है, कौन जो है चीज़ों को जो है बर्बाद नहीं करता है, ये चीज़ें आपको जिससे बेकार लगती होंगी। तो भाई ये तो 10 साल पहले की चीज़ों को आप लोग जो है रिजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो भाई 70 साल पुराना संविधान है, क्यों मानते हैं इसको हम? ओके, अब यहाँ पर जो है देखो, एक रीज़न हम लोग मान चुके हैं कि संविधान को मानने की एक तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसी संविधान के आधार पर जो है हमारे देश का निर्माण हुआ था। इसी संविधान के आधार, इसी संविधान की वजह से जो है इतने सारे विविधताओं के बावजूद जो है सभी लोग जो थे वो एक कंट्री में रहने के लिए तैयार हुए थे। आगे बात ये हो जाती है कि संविधान जो है वो सिर्फ अपने सदस्यों की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है या उसको जो है नहीं दर्शाता है। ये जो है उस समय के एक जनरल कॉन्सेंसस को, उस समय का जो एक जनरल कह सकते हो कि एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो मत था उस समय का, उसको भी एक्सप्रेस करता है बेसिकली। अब उस समय में जो है अभी तक में ऐसा हुआ, बहुत सारे देश ऐसे हुए जो कि अपना संविधान जो है दोबारा लिखना पड़ा है क्योंकि जो बेसिक रूल्स थे वो जो है अब मेजर सोशल ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश में जहाँ पर संविधान है ही नहीं, या संविधान है भी तो बस एक कागज़ का टुकड़ा है, कोई उसको मानता नहीं है, राइट? लेकिन हमारे संविधान का जो अनुभव रहा है, तजुर्बा रहा है, ये काफ़ी डिफरेंट रहा है। मोटा मोटी मान लो कि 70 ईयर्स, और अभी तक जो है बहुत सारे ग्रुप रहे हैं जिन्होंने कि संविधान के सर्टेन प्रावधानों पे सवाल उठाए हैं, लेकिन किसी ने भी जो है, किसी भी बड़े सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक जो है भारतीय संविधान की लेजिटिमेसी पर सवाल नहीं उठाया है। प्रावधानों से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, जो डिफरेंट उसके अंदर प्रोविजंस हैं उनसे डिसएग्रीमेंट हो सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कभी भी आज तक इंडिया में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पर जो है सवाल नहीं उठाया गया है। और ये जो है एक संविधान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। 70 साल के बाद भी इतना रेलिवेंट होना, 70 साल के बाद भी जो है इतना ज़्यादा जो है कह सकते हो कि एक सैक्रोसैंक्ट स्टेटस होल्ड करना, बहुत बड़ी बात है ये।
दूसरी जो वजह है संविधान को एक्सेप्ट करने की, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब देखो उस समय में जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो था नहीं, तो सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि भाई अब जब सबने नहीं चुना तो वो भारतीय जनता को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। ओके, अब इसमें जो एग्जिस्टिंग जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स थे, जो अंग्रेजों के टाइम में जिनके जो इलेक्शन हुआ था आई गेस 1935 और 37, whichever you can, I mean, I guess, right? तो वो जो इलेक्शंस अंग्रेजों के समय में हुए थे और जो प्रोविंशियल जो है जो असेंबलीज बनी थी, जो असेंबलीज थी, उनसे जो है इनको जो है नॉमिनेट किया गया था, इनको चुना गया था। ओके, अब इसकी वजह से जो है ये चीज़ इंश्योर हो गया कि ज्योग्राफिकल बेसिस पर जो है एक फेयर जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हर एक चूंकि हर एक प्रोविंसेस से जो है ये मेंबर्स चुने गए थे, तो मतलब कि हर एक प्रोविंसेस का जो है एक प्रेजेंस जो है वो इस कमिटी में हो जाएगा। इसके अलावा जो है कांग्रेस बेसिकली अब इस एक जो मान लो कि डोमिनेटिंग फोर्स था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जिसने कि आज़ादी की लड़ाई में भी काफ़ी जो है मेजर रोल प्ले किया था। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस खुद जो है, कांग्रेस ने ही जो है इसमें फिर बहुत सारे दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी जो है इनवाइट किया। जो दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उनके जो ओपिनियन थे उनको भी जो है इस कमिटी में जो है जगह दी गई। बहुत सारे ऐसे मेंबर थे इस असेंबली में जो कि कांग्रेस के साथ जो है एग्री नहीं करते थे। ओके, सोशल टर्म्स में भी जो है असेंबली में अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप के, कास्ट के, क्लास के, रिलीजन के और ऑक्यूपेशन से लोग जो थे वो चुने गए थे। तो एक तरफ तो मान लो कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन को देखा गया, हर एक प्रोविंशियल असेंबली से लोगों को जो है पिक किया गया। अगला ये किया गया कि हर अलग अलग जो है लिंग्विस्टिक ग्रुप से, अलग अलग भाषा बोलने वाले ग्रुप से, जाति से, वर्ग से, धर्म से और पेशे से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया। तो इतने डाइवर्स ग्रुप को चुनने का मतलब ये हो गया कि अगर सब लोग वोट दे के भी चुनते तब भी शायद इतना डाइवर्स ग्रुप जो है, इतना रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकता था। और यही जो डाइवर्सिटी है, यही जो इसका जो है एक ऑल इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन है, वही जो है इसको जो है या इस असेंबली को जो है ट्रूली जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया बनाता है, पूरी इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। Now you know, like you can look at these people like Rajendra Prasad, Jalpal Singh, S.C. Mukherjee and stuff. Okay, I mean and rest actually. अब आगे बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किस तरह से चली। अगर उसको आप जानिएगा तो फिर संविधान की जो सैंक्टिटी है, हमारे संविधान की जो मर्यादा है उसके वो जो है और बढ़ जाएगी आपकी नज़र में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक सिस्टमेटिक, ओपन और कॉन्सेंसुअस मैनर से चलता था। कॉन्सेंसुअल मैनर का मतलब ये हो गया कि सबकी रजामंदी के बाद ही कि हाँ अब ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है ये ओके है, तभी वो जो है फाइनल सेटल्ड होगा, वरना उसके ऊपर जो है डिस्कशन, मॉडिफिकेशन वगैरह चलता रहेगा। अब सबसे पहले जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो डिसाइड कर लिए गए और उस पर तैयार हो गए सब। उसके बाद जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो है संविधान का जो है ड्राफ्ट तैयार कर दिया। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जो है असली काम शुरू हो गया डिस्कशन का। अब ढेर सारे राउंड हुए, हर एक क्लॉज के ऊपर जो है डिस्कशन किया गया है इसमें। ओके, 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट इसमें किए गए। तो संविधान के अंदर जितने भी क्लॉजेस थे, क्लॉज बाय क्लॉज इस पर डिस्कशन होता गया असेंबली के अंदर उसके बाद, और ओवरऑल जो है 2000 से ज़्यादा जो है इसमें जो है अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए गए, सोचे गए। और जो मेंबर्स थे असेंबली के वो जो है करीब 114 डेज ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के पीरियड में जो है करीब 114 दिन उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है विचार किया। सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए, हर एक जो वर्ड बोला गया था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको रखा गया। इसको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहते हैं, और इन डिबेट्स को एक्चुअली प्रिंट भी करवाया गया है, और ये जो मोटे मोटे 12 वॉल्यूम बनाते हैं। तो मतलब ये है कि किसी भी अगर हमारे लीडर को जो है सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के वॉल्यूम के नीचे रख दिया जाए तो शायद जो है उनके अंदर की ईमानदारी जो है वो बाहर निकल जाएगी, और शायद आत्मा भी, एनीवेज हू नोज। ओके, These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution। और ये डिबेट जो है इनको पढ़ के जो है आपको पता चल जाएगा कि संविधान के अंदर कोई जो प्रोविजन किया गया है वो क्यों किया गया है। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है कि बहुत सारे विद्वान अलग अलग यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म्स पे घूमते रहते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह, राइट। और जो है हम लोग जो है ईजिली जो है संविधान के किसी प्रोविजन पर, संविधान के किसी क्लॉज पर, संविधान के किसी व्यवस्था पर जो सवाल उठा देते हैं और बोलते हैं कि ये गलत है, संविधान जो है वो खुद गलत है, वगैरह वगैरह। बात ये उठता है कि अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है
और आपके अंदर वाकई अगर इतना जो है गुस्सा है, एक काम करिए, उन डिबेट्स को जाके पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं, बस 12 वॉल्यूम है. Since they provide the rationale behind every discussion, I mean every decision, तो you will get their answer, right? हम ये नहीं कहा, हमें जो है उसके लिए जो है नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अम्बेडकर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है. वो सब जहाँ है अपना ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बोला वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. यू कैन गो एंड रीड इट एंड बी हैप्पी इफ यू वांट टू बी ट्रूली. अब अगला है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे भारतीय संविधान के गाइडिंग वैल्यूज क्या थे. तो भाई गाइडिंग वैल्यूज क्या होते हैं? तो गाइडिंग वैल्यूज जो होता है वो होता है कि मतलब एक जनरल फिलॉसफी, एक आइडिया जिसके इर्द गिर्द जो है आप अपने संविधान को इन्विजन करेंगे, अपने संविधान का जो है आप एक ढांचा जो है वो आप सोचेंगे. ओके, और इसलिए जो है इसमें जो है आई मीन जो मेजर जो आपके संविधान का जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो फिलॉसफी होगा वो तो आपके प्रीएम्बल में जाएगा. ओके, लेकिन इस प्रीएम्बल से पहले हम लोग थोड़ा बहुत जो है और लोगों के बारे में भी पढ़ लें कि उनकी क्या राय थी इसमें. ओके, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी. अब देखो महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा भी नहीं थे एक्चुअली, लेकिन बहुत सारे वहाँ पर थे लाइक नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एंड ऑल दोज, जो कि गांधी के विजन से ही इंस्पायर्ड थे. तो मतलब गांधी नहीं होके भी वहाँ पर मौजूद थे ही एक्चुअली, राइट. 1931 में अपने मैगजीन यंग इंडिया में लिखते हुए गांधी जो है वो लिखते हैं, गांधी, I shall strive for a constitution which will relieve India from all thraldom and patronage. मैं जो है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं जो है प्रयास करूंगा जो कि भारत को जो है सभी तरह के जो है थ्राल्डम और पैट्रोनेज से रिलीज कर देगा. मतलब बेसिकली कह सकते हो कि जो बाबूपाना वाला सिस्टम है हमारे यहाँ, भल्ला बाबू, दैट सिस्टम से जो है मतलब कि इनइक्वालिटी से जो है आज़ाद करवा देगा, एक तरीके से कह सकते हो. आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस. मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करूंगा जिसमें कि जो सबसे गरीब भी होंगे उनको भी ये एहसास होगा कि ये उनका देश है, जिसमें कि उनकी एक इफेक्टिव, उनकी एक असरकारी आवाज़ है. एक इंडिया, आई मीन एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, जिसमें कि ऊपर का वर्ग और ऊपरी वर्ग और निचले वर्ग का जो है, अगले पिछले का जो है लेवल नहीं होगा. एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी. एक भारत जिसमें कि सभी वर्ग, सभी संप्रदाय जो हैं वो परफेक्ट हार्मनी में जो है रह सकेंगे. देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी. इस भारत में जो है छुआछूत के श्राप के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, और द कर्स ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, या फिर नशीली ड्रिंक्स और ड्रग्स के लिए. Women will enjoy the same rights as men. औरतें जो हैं वो पुरुषों के बराबर अधिकार रखेंगे यहाँ पर. So that is like Gandhi's idea of India. So basically he is talking about like class, caste and gender based equality in India. That is his one idea, and he is talking about like social harmony and everything. अब ये जो एक इनइक्वालिटी हटाने वाला जो ये ड्रीम है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी था, जिन्होंने कि संविधान निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया था. लेकिन अंबेडकर के व्यू जो थे वो गांधी से एग्जैक्टली मैच नहीं करते थे. अंबेडकर ने इनफैक्ट कई मौके पर गांधी को क्रिटिसाइज भी किया कि उन्होंने जो है इस इनइक्वालिटी को, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज वगैरह को जो है हटाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंक्लूडिंग स्पीच में जो है अंबेडकर ने अपनी कुछ एंग्जाइटीज को एक्सप्रेस किया था. ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. ये 26 जनवरी 1950 को हम जो है बेसिकली विसंगति वाले एक जो है पीरियड में, सॉरी आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन मींस, बट एनीवे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन के लाइफ में एंटर करने वाले. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास वाला. ओके, तुम बोलोगे पूरब ये चलेगा पश्चिम, या बोलोगे तुम बोल रहे हो कि पूरब जा रहे हो तुम पश्चिम, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन इन ए वे. ओके, या बोल रहे हो कि हम भाई काम कर रहे हैं और बेसिकली तुम बेड पे लेटे हुए हो, दैट इज ऑल्सो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ थिंग. एनीवेज, तो पॉलिटिक्स में, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी. राजनीति में हम जो है हमें जो है इक्वालिटी मिलेगी, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी. और इस तरफ सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जो है हमें असमानता मिलेगी. इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू. राजनीति में जो है हम इस सिद्धांत को
रिकॉग्नाइज करेंगे, मानेंगे कि एक आदमी एक वोट और एक वोट एक वैल्यू। In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. दूसरी तरफ जो है अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो है हम अपने सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से बराबर जो है इस सिद्धांत को लेकिन जो है नकारते रहेंगे कि एक आदमी और एक वैल्यू। ओके, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस? कब तक हम जो है इस कॉन्ट्राडिक्शन की जिंदगी को जीते रहेंगे? हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? कब तक जो है हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में बराबरी को जो है नकारते रहेंगे? इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, अगर हम बहुत दिनों तक इसको नकारते रहे, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। हम जो है ऐसा सिर्फ तभी कर पाएंगे अगर हम अपने इस राजनीतिक लोकतंत्र को जो है खतरे में डालें। तो मतलब कि एक तरह अम्बेडकर का यही कहना था दैट विदाउट अचीव और विदाउट स्ट्राइविंग फॉर सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक व आर्थिक समानता स्थापित किए बगैर जो है राजनीतिक समानता जो दी गई है हमारे संविधान में वो जो है मीनिंगलेस है। तो मतलब कि संविधान के अंदर जो है सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए भी प्रयास जो है वो भी दिखना चाहिए। ओके, तो ये हो गया भाई अंबेडकर का। अब इसके बाद हम लोग जो है नेहरू का भी स्पीच सुन लेते हैं, राइट। प्राइम मिनिस्टर नेहरू, चाचा नेहरू भी लोग कहते हैं उनको। दिस वाज ए स्पीच डिलीवर्ड राइट आफ्टर इंडियाज फ्रीडम। इसमें जो है बहुत सारी तो नॉर्मल भाषण वाली चीज़ें ही हैं, ओके। बट शुरू होता है कि भाई बहुत साल पहले हम लोगों की जो है किस्मत के साथ एक मीटिंग सेट हुई थी और वो टाइम आ गया है कि हम लोग जो है उस समय में जो हम लोगों ने जो है अपना जो बनाया था, जो हम लोगों ने जो है शपथ लिया था उसको हम लोग रिडीम करें, भुनाएंगे उसको हम। पूरी तरह से नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ मिल रहा है हमें इस मौके पर। ऑफकोर्स एक आज़ाद देश तो मिल ही रहा है, भले टूटी फूटी हालत में क्यों ना हो, राइट। और वो कहते हैं कि आधी रात के समय में जब पूरी दुनिया सोएगी तो फिर भारत जो है वो एक जीवन और आज़ादी के लिए जो है भारत जगेगा। A moment comes which comes but rarely in history when we step out from the old to the new. एक समय आता है जो कि हिस्ट्री में कभी कभार ही आता है जबकि हम जो है पुराने से नए में एंटर करते हैं। When an age ends, जबकि एक एज जो है वो बीतता है। When the soul of a nation long suppressed finds utterance, और जबकि एक देश की आत्मा जो काफ़ी दिनों से जो है दबा के रखी गई थी उसे जो है उच्चारण मिलता है, उसे जो है आवाज मिलता है। It is fitting that at this solemn moment we take the place of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity। और इसलिए ये उचित होगा कि इस पवित्र मौके पर जो है हम लोग जो है डेडिकेशन की शपथ लें भारत की सेवा के प्रति और उसके भारत के लोगों के प्रति और सबसे बढ़कर मानवता के प्रति। तो वेल, नेहरू इज टॉकिंग अबाउट लाइक द आइडिया ऑफ सर्विस टू द country, people and humanity. Freedom and power bring responsibility. आज़ादी और शक्ति क्षमता जो है वो जिम्मेदारी लाते हैं। The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. ये उसी कंस्टिट्यूट असेंबली की बात कर रहे हैं जो संविधान बनाने वाली थी, बेसिकली उसी असेंबली की बात कर रहे हैं ये कि आज़ादी और पावर के साथ जिम्मेदारी आती है और यही जिम्मेदारी जो है अभी असेंबली के ऊपर है जो कि एक सॉवरेन बॉडी है जो कि इंडिया के सॉवरेन लोगों को जो है रिप्रेजेंट करती है। सॉवरेन का मतलब जानते ही आप, मेरे ख्याल से स्वयंभू या समथिंग या स्वयंभू या कुछ होता है। मतलब बेसिकली व्हेन यू हैव लाइक ऑल द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन फॉर योर सेल्फ्स, दैट्स लाइक सॉवरेन। जबकि आपके ऊपर कोई बैठ के जो है आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, दैट्स लाइक सॉवरेन। तो Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. आज़ादी के जन्म से पहले हम लोगों ने जो है कह सकते हो कि मेहनत का जो है काफ़ी दर्द झेला है और उन तकलीफ़ों की याद से जो है हमारा हृदय जो है अभी भी भारी है। Some of those pains continue even now. इनमें से बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जो अभी भी जो है हैं। Nevertheless, the past is over. लेकिन पास्ट जो है वो बीत चुका है। And it is the future that beckons to us now. अब ये भविष्य जो कि हमें बुला रहा है। The future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the places we have so often taken, and the one that we shall take today.
the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. ये देखो की पार्ट है उनके स्पीच का कि गरीबी को ख़त्म करना है, अज्ञानता को ख़त्म करना है, बीमारी और मौके की इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है. द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई. हमारे जनरेशन के सबसे महान व्यक्ति की ये आकांक्षा रही है कि हर एक व्यक्ति के आंख से आंसू का एक एक कतरा जो है वो पोंछ देना है. दैट मे बी बियॉन्ड अस. हो सकता है कि ये हमसे परे हो, बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग, लेकिन जब तक जो है आंसू हैं और तकलीफ है, सो लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर, तब तक हमारा काम जो है पूरा नहीं होगा. सो वेल आई मीन दैट इज द आइडिया कि लाइक हमारा जो संविधान बनेगा और संविधान के द्वारा जो हमारा देश बनेगा उसमें जो है किसी तरीके की तकलीफ नहीं होगी, किसी तरीके की जो है असमानता नहीं होगी, सबके लिए आज़ादी होगी, सबके लिए खुशहाली होगी. तो ये सब कुछ कॉमनली अग्रीड, लाइक ये कॉमन कुछ विजन थे उन हमारे महापुरुषों के जिन्होंने कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी योगदान दिया था इनफैक्ट, और जिन्होंने कि बाद में भारत के संविधान के निर्माण को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था, इन्फ्लुएंस किया था. ओके अब बाद में जो है जो ये वैल्यूज़ थे इन्होंने ही जो है जिन्होंने कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को गाइड किया, वही जो है बाद में भारत की डेमोक्रेसी के भी फाउंडेशन बन गए. ओके और यही जो वैल्यूज हैं वही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में भी जो है मुद्रित हैं. दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के संविधान के अंदर जो भी आर्टिकल है वो सब प्रीएम्बल पे ही बेस्ड है, या प्रीएम्बल से ही वो भी जो है डिराइव करते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बेसिकली एक छोटे स्टेटमेंट से शुरू होता है, कोई भी जिसमें कुछ बेसिक वैल्यूज जो फंडामेंटल वैल्यूज उनको वो डिफाइन करते हैं, इसको कहते हैं प्रीएम्बल. ओके तो अब अमेरिकन मॉडल से ही जो है इंस्पिरेशन लेके, चूंकि रिमेंबर लाइक अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी पहले बन गया था, राइट, इवन बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे हैड देयर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस वजह से जो है ज़्यादातर कंट्री जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वो जो है अपना संविधान प्रीएम्बल से ही शुरू करते हैं. और सबसे पहले अमेरिका का ही प्रीएम्बल देखते हैं क्योंकि बहुत ही ब्रीफ प्रीएम्बल है ये, जहाँ पर वो कहते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, एस्टैब्लिश justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity. We do ordain and establish and all that. तो बेसिकली जो है इनके संविधान का उद्देश्य क्या होगा, और ज़्यादा जो है परफेक्ट यूनियन बनाया जाए उन स्टेट्स का, जो 13 स्टेट्स थे जिन्होंने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की थी. इसके अलावा जो है न्याय स्थापित करने के लिए, घरेलू स्तर पर जो है शांति स्थापित करने के लिए, जो कॉमन डिफेंस होगा इन स्टेट्स का उसके लिए प्रोविज़न करने के लिए, और इसके अलावा जो है सामान्य जनों के भलाई के लिए, और जो है जो आज़ादी है इनकी उसको सुरक्षित रखने के लिए, अपने लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए वो जो है उस संविधान को एक्सेप्ट करते हैं. तो वेल इसका गोल आपको दिख गया, राइट. दूसरी तरफ जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को अगर आप देखें तो बेसिकली जो है इसमें जो है वो यूनिटी और बाकी मुद्दों पर तो बात करती ही है, बट इफ यू जस्ट लाइक मूव स्लाइटली डाउनवर्ड्स तो दे लाइक दे टॉक अबाउट बेसिकली लाइक दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज. वो जो है लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक जो है समाज के निर्माण की बात करते हैं. सोशल जस्टिस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, तो जहाँ पर कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगे, सोशल जस्टिस होगा और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होंगे. ओके द फाउंडेशंस ऑफ lay the foundations for a democratic and open society. एक डेमोक्रेटिक और ओपन सोसाइटी का फाउंडेशन जो है वो रखा जाएगा, in which गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, जिसमें कि सरकार जो होगी वो जनता के इच्छा पर आधारित होगी, जनता की इच्छा से चुनी जाएगी. ओके आगे जाके जो इसमें ये बोलते हैं कि विल ऑफ पीपल एंड citizen, I mean every citizen is equally protected by law, improve the quality of life of all citizens and free the potential of each person and everything. So basically like the democratic common principles हो गए, democratic principles, social justice, राइट. तो ये की आइडिया जो हैं वो उनके कैसे हमें प्रीएम्बल में आउटलाइन किए गए हैं. और साथ ही साथ जो है इसमें जो है एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो भी किया गया है पास्ट का, अपार्थाइड पीरियड के स्ट्रगल के दरमियान जो है किस तरह से सफ़र किया था बहुत सारे लोगों ने, और उस जो है उस हॉरिबल पास्ट को याद करते हुए जो है ये संविधान का प्रीएम्बल लिखते हैं. तो मतलब ये हो गया कि जैसा मंडेला ने कहा था कि ये वो संविधान है जो कि पास्ट को भी देखता है और फ्यूचर की तरफ भी इशारा करता है. तो ठीक वैसे इनका प्रीएम्बल भी करता है, प्रीएम्बल में जो है वो चीज़ जो रिफ्लेक्ट होता है, राइट. अब उसके बाद जब हम लोग इंडिया के संविधान को देख ले अगर,
वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, अब चलो ठीक है, हम भारत के लोग जो है भारत को जो है क्या बनाने वाले हैं, अब देख लीजिए, सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि हम जो है भारत को जो है संप्रभुता संपन्न, सॉवरिन का मतलब जो है संप्रभुता होता है, राइट, आई रिमेंबर इट नाउ। इसके अलावा जो है साम्यवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और इसके अंदर जो है हम अपने नागरिकों को क्या प्रोवाइड करेंगे, जस्टिस, न्याय देंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर आज़ादी सोचने की, एक्सप्रेशन की, विश्वास की, ओके, और इसके अलावा जो है पूजा वगैरह करने की, इक्वालिटी देंगे किस चीज़ की, तो स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, और इसके अलावा जो है हम जो है उन सबके बीच में प्रमोट करेंगे क्या चीज़, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये एश्योर करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी डिग्निटी जो है वो सुरक्षित रहे, और साथ ही साथ जो है हमारे देश की जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। तो ये हमारे संविधान के जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये एक पार्ट हो गया। दूसरी तरफ जो है सिटीजन्स के राइट्स में क्या आ जाएंगे और जिसका गोल होगा जस्टिस, बेसिकली लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को इस्टेब्लिश करना। इफ़ यू हैव रेड फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रॉपरली यू माइट फाइंड मेनी ऑफ दीज आइडियाज वेरी फैमिलियर, ओके। तो ये हमारा हो गया संविधान की, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना हो गई। अब सॉवरेन का मतलब क्या हो गया, जब आपके पास जो है अपने डिसीजन बनाने का जो है किसी भी तरह के कह सकते हो कि एक्सटर्नल प्रेशर के बगैर जो अपना डिसीजन लेने का जो आपका हक होता है, दैट इज सॉवरेन। तो भाई जैसे कि हमारे यहाँ सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो बाहर वाला कोई आके नहीं रोक सकता है, हम लोग भले जो हल्ला करें, प्रोटेस्ट करें, जो कुछ करें, बाहर वाला हमें नहीं रोक सकता है। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया, साम्यवादी, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, ऐसे समाज, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, विजन की तरफ बढ़ना जहाँ पर कि जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हों। सेकुलर का मतलब हो गया कि हर एक धार्मिक आधार पर जो है स्टेट जो है वो न्यूट्रल रहेगी, किसी भी धर्म के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, ओके। लोग जो है अपनी मर्जी से कोई भी धर्म जो है वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट या स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है जितने भी लोग हैं सबको बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, वो अपने रूलर्स को चुन सकते हैं और वो उनसे जो है जिम्मेदारी की एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं, और सरकार जो है वो संविधान के दायरे के अंदर चलेगी। रिपब्लिक का मतलब हो गया कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो टोकन नहीं होगा, मतलब कि वो चुना हुआ व्यक्ति होगा, वो पैदाइशी हमारा कोई रूलर जो है वो नहीं होने वाला है। ऑल्दो यू नो लाइक जैसे हम लोग के यहाँ खानदानी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप का सिस्टम चलता है, उसमें थोड़ा बहुत तो भाई हेरिडिटरी वाला एलिमेंट आ जाता है, बट एनीवेज लीव दैट। थियोरेटिकली लाइक वी आर ए रिपब्लिक एनीवेज। जस्टिस इस सेंस में कि हमारे यहाँ जो है किसी भी नागरिक, जस्टिस जो है हम लोग ऑफर जो हमारा संविधान करता है उसमें क्या है कि किसी भी नागरिक के साथ जो है जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी सामाजिक असमानताएं हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ये होगा कि वो जो है सबकी भलाई के लिए काम करे, और खास करके जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनके लिए तो पक्का काम करे। लिबर्टी की जहाँ तक बात है तो लिबर्टी इस तरीके का होगा कि सिटीजन्स के सोचने पर, उनके एक्सप्रेशन पर, या फिर किस तरीके से वो अपने थॉट्स पर या इच्छाओं पर जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, इन सब के ऊपर जो है कोई भी जो है अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखो होता है और वो होना भी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है आपको ये आज़ादी है कि आप जो है अपने मन की बात बोल सकते हैं, लेकिन आपको कहीं से भी ये आज़ादी नहीं है कि आप किसी के सामने जो है खड़े होके और उसको जो है प्रेम से गाली सुनाना शुरू कर दें, ओके। वेल अनटिल एंड अनलेस यू नो बोथ ऑफ यू अग्री ऑन दैट आइडिया। या फिर मान लीजिए कि आपको ये आज़ादी है कि आप जो है म्यूजिक प्ले करके सुन सकते हैं, लेकिन आपको कहीं से भी ये आज़ादी नहीं है कि आप जो है म्यूजिक बजा के बाहर में जोरदार जोर शोर से जो है म्यूजिक बजाएं और अपने पड़ोसियों को भी वो म्यूजिक सुनाएं। ये जो है फिर तब इस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगता है, एंड दैट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ योर यू नो लाइक राइट और एनीथिंग, इट इज़ जस्ट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये हमको ध्यान रखना है। इक्वालिटी की बात है कि जो ट्रेडिशनल जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, चाहे वो जाति पर, धर्म पर या लिंग पर आधारित हैं, उनको ख़त्म करना, ये भी जो हमारे संविधान का उद्देश्य है, ओके। और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, कि भाई जितने भी लोग हैं हमारे समाज में, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी रीजन से हों, सबके साथ जो है भाईचारा इंश्योर करना, ये भी जो है हमारे संविधान का कर्तव्य है। किसी भी नागरिक को जो है हम नीचे दर्जे का नहीं मानेंगे, अपने से छोटा नहीं मानेंगे, ओके। अब अगला बात आता है कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, कि भाई संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान जो है वो सिर्फ जो है वैल्यू और फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन नहीं है, ओके। संविधान जो है
कह सकते हो कि इन वैल्यूज को जो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के तौर पर भी जो है इनकॉर्पोरेट करता है। तो मतलब ये हो गया, और हमारा संविधान जो है वो बेसिकली यही अरेंजमेंट करता है। ये लंबा सा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, जिसमें कि बार बार जो है अमेंडमेंट की जरूरत भी पड़ती है इसको अपडेट रखने के लिए। और जिन लोगों ने हमारा संविधान निर्माण किया था उनको भी ये बात जो है महसूस हुआ था कि संविधान को जो है लोगों की इच्छाओं के अनुरूप, बदलते समाज के अनुरूप जो है चेंज होते रहना पड़ेगा। इसलिए जो है उन्होंने संविधान को जो है सैक्रेड, स्टैटिक और अनऑल्टरेबल लॉ की तरह नहीं देखा। उन्होंने जो है ये नहीं माना कि हाँ ये पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसमें कि आप कुछ बदल नहीं सकते हैं, है ना, ये जैसा है वैसा ही बढ़िया है, राइट, ऐसा नहीं उन्होंने देखा। उन्होंने इसलिए प्रोविजन बनाए कि इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जा सकते हैं, और इन चेंजेस को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब संविधान जो है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को काफ़ी लीगल तरीके से समझाता है। अगर पढ़िएगा तो जल्दी समझ में आना मुश्किल होता है एक्चुअली, इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो बहुत कम खोजने पे मिलते हैं, क्योंकि संविधान को पढ़ना ही इतना मुश्किल है कि नहीं। इससे बेहतर लोग जो है संस्कृत और अरबी के टेक्स्ट को पढ़ ले। लेकिन अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो आप समझ भी जाएंगे। तो संविधान बेसिकली क्या करता है हमारा, ये सिर्फ इन वैल्यूज़ को या इन इरादे को ही नहीं प्रकट करता है, साथ ही साथ ये जो है ये डिफाइन करता है कि सरकार जो है, मान लो कि कौन जो है किसको जो है गवर्नेंस के लिए हम चुनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है किसके पास कितना पावर होगा कौन सा डिसीजन लेने का, जो चीज़ें हम लोगों ने पहले भी बात की थी। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके ऊपर भी लिमिट प्लेस किया है हमारे संविधान ने भी, ओके, क्योंकि हमें भी कुछ राइट्स दे दिए हैं ना। तो फॉर एग्जांपल जो है हमारी गवर्नमेंट जो है मुझे इस बात के लिए नहीं रोक सकती कि मैं जो है सरकार की किसी नीति का जो है आलोचना कर रहा हूँ। गवर्नमेंट मुझे इस चीज़ से नहीं रोक सकती बिकॉज आई हैव राइट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। लेकिन हाँ, मैं किसी के खिलाफ किसी को जो है ऐसे ओपनली जो मैं बदनाम नहीं कर सकता हूँ, ये राइट जो है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो एनीवेज, तो ये चीज़ है कि सिटीजन्स के राइट्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट के पावर या गवर्नमेंट के एक्टिविटी के रेंज के ऊपर भी जो है कंट्रोल लगाया गया है, ओके। और आगे जाके जो है हम लोग इसी चीज़ के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो एनीवेज, लाइक यू कैन लाइक अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड इट शुड बी ऑल इजी।